रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में। क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन चमन नाहल आजादी। प्रश्न, चमन नहल की आज़ादी में आत्मकथात्मक तत्वों का वर्णन करें। आंसर, उत्तर, चमन नाहल, like Khushwant Singh and Salman Rushdie, is a political novelist, was born in 1927 at Sialkot, now in Pakistan. Azadi, 1975, the best known of his novels, received Sahitya Academic Award in 1977. खुशवंत सिंह और सलमान रुश्दी की तरह चमन नहल एक राजनीतिक उपन्यासकार हैं। उनका जन्म 1927 में सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आज़ादी 1975, जो उनके उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध है, को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। Azadi is one of the four novels which constitute the Gandhi Quartet. It is a modern classic which presents havoc that partition created on lives of the people both at social and individual level. It turned the simple, hardworking, honest and upright people into unwilling beggars. While writing Azadi, Nahal strongly felt that the partition of India was unfortunate, and full of forced exile. So he carries all his personal opinions and presents them through the characters, whom he makes his mouthpieces. This paper investigates how the private experience of Nahal are elevated very skillfully to public consciousness. आज़ादी उन चार उपन्यासों में से एक है जो गांधी चौकड़ी का गठन करते हैं। यह एक आधुनिक क्लासिक है जो विभाजन द्वारा सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर लोगों के जीवन पर पैदा किए गए कहर को प्रस्तुत करती है। इसने सरल, मेहनती, ईमानदार और सीधे लोगों को अनिच्छुक भिखारियों में बदल दिया। आज़ादी लिखते समय नहल को दृढ़ता से महसूस हुआ कि भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण और जबरन निर्वासन से भरा था। इसलिए वह अपनी सभी व्यक्तिगत राय रखता है और उन्हें पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिन्हें वह अपना मुखपत्र बनाता है। यह पेपर इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे नाहल के निजी अनुभव को बहुत कुशलता से सार्वजनिक चेतना तक पहुंचाया गया है। Nahal is one of the most significant writers in the field of contemporary Indian English novel. He was born in United India in 1927 and migrated to India from Pakistan during the partition of India. He was, thereafter, brought up in an Indian environment and culture. He was educated at the universities of Delhi and Nottingham. नहल समकालीन भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं। उनका जन्म 1927 में संयुक्त भारत में हुआ था और भारत के विभाजन के दौरान वे पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इसके बाद उनका पालन पोषण भारतीय परिवेश और संस्कृति में हुआ। उनकी शिक्षा दिल्ली और नॉटिंघम विश्वविद्यालयों में हुई। Both Indian and Western traditions shaped his mind. Though he deeply rooted in his own soil and culture, he was molded by the Western education that he receives in India and other countries. He is most revered for his monumental work Azadi, 1975. It is one of the four novels which constitute the Gandhi Quartet. Nahal seems to have put his very soul into the writing of this book and it has received a wide acclaim in Sahitya Akademi Award in 1977. भारतीय और दोनों पश्चिमी परंपराओं ने उनके दिमाग को आकार दिया। हालांकि उनकी अपनी मिट्टी और संस्कृति में गहरी जड़ें थीं, फिर भी उन्हें भारत और अन्य देशों में मिलने वाली पश्चिमी शिक्षा ने अपने अंदर ढाला। उन्हें उनके स्मारकीय कार्य आज़ादी 1975 के लिए सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। यह उन चार उपन्यासों में से एक है जो गांधी चौकड़ी का गठन करते हैं। ऐसा लगता है कि नाहल ने इस पुस्तक को लिखने में अपनी आत्मा लगा दी है और इसे 1977 में व्यापक प्रशंसा और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चमन नाहल, like Khushwant Singh and Salman Rushdie, is a political writer and also has made a specific use of history. He was a witness to the Holocaust that followed in the wake of partition of the country. This was at the time of partition. He was greatly moved by the harrowing events. खुशवंत सिंह और सलमान रुश्दी की तरह चमन नहल एक राजनीतिक लेखक हैं और उन्होंने इतिहास का विशिष्ट उपयोग भी किया है। वह देश के विभाजन के बाद हुए नरसंहार के गवाह थे। यह विभाजन के समय की दर्दनाक घटनाओं से बहुत प्रभावित हुए। These experience of partition made Nahal restive and in order to give vent to his feelings he took to writing and hence Azadi. विभाजन के इन अनुभवों ने नहल को बेचैन कर दिया और इस प्रकार आज़ादी की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। Azadi is a modern classic which demonstrates the havoc that partition played in the lives of the people and the emergence of India and Pakistan as two independent states. आज़ादी एक आधुनिक क्लासिक है जो विभाजन द्वारा लोगों के जीवन में मचाई गई तबाही और भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभरने को प्रदर्शित करती है। The political theme of the novel is reinforced by the socio-economical consequences of the partition which was indeed one of the bloodiest upheavals of history.
उपन्यास का राजनीतिक विषय विभाजन के सामाजिक आर्थिक परिणामों से पुष्ट होता है जो वास्तव में इतिहास की सबसे खूनी उथल-पुथल में से एक था। It uprooted the simple, hardworking, honest and upright people and turned them into unwilling beggars. Religion is an embodiment of human and spiritual values, but it became an instrument of hatred, evil, exploitation, sadism and wholesale destruction. इसने सरल, मेहनती, ईमानदार लोगों को उखाड़ फेंका और उन्हें अनिच्छुक भिखारियों में बदल दिया। धर्म मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन यह नफरत, बुराई, शोषण, परपीड़न और बड़े पैमाने पर विनाश का साधन बन गया है। Psychologically, the partition upset the whole balance of human relationship. It snapped the ties of love and communication and made people strangers to their fellow companions as well as themselves. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विभाजन ने मानवीय संबंधों का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। इसने प्यार और संचार के बंधन को तोड़ दिया और लोगों को अपने साथियों के साथ साथ खुद के लिए भी अजनबी बना दिया। The aim of the paper is to bring out the autobiographical elements apparent in the novel Azadi, and it also investigates how the private experiences of Nahal are elevated very skillfully to public consciousness. पेपर का उद्देश्य आज़ादी उपन्यास में स्पष्ट आत्मकथात्मक तत्वों को सामने लाना है और यह भी जांच करना है कि नाहल के निजी अनुभवों को सार्वजनिक चेतना में कितनी कुशलता से उठाया गया है। Nahal seems to pen down this novel with his own blood and tears because he has first-hand knowledge of this sordid partition. The novel is so realistic in its description. ऐसा लगता है कि नाहल ने इस उपन्यास को अपने खून और आंसुओं से लिखा है क्योंकि उन्हें इस घिनौने विभाजन का प्रत्यक्ष ज्ञान है। उपन्यास अपने वर्णन में बहुत यथार्थवादी है। Nahal's role in the novel is to carry his personal opinions and experiences of partition through the characters, whom he makes his mouthpieces. उपन्यास में नाहल की भूमिका विभाजन के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय और अनुभवों को पात्रों के माध्यम से ले जाने की है, जिन्हें वह अपना मुखपत्र बनाता है। In an interview with B.S. Goyal, he states that, I think that historically, politically, ethically and morally partition was wrong. I believed and still believe that we are one nation, one culture. Almost these words have been reflected in Azadi through the character Arun. B.S. के साथ एक साक्षात्कार में गोयल कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, नैतिक और नैतिक रूप से विभाजन गलत था। मेरा मानना था और अब भी मानता हूं कि हम एक राष्ट्र, एक संस्कृति हैं। लगभग ये शब्द आज़ादी में अरुण के किरदार के माध्यम से प्रतिबिंबित हुए हैं। जिन्नाह and लियाकत अली खान were coming into an estate, as was Nehru. Why else would they rush into Azadi at this pace, in Azadi which would ruin the land and destroy its unity? For the creation of Pakistan solved nothing. जिन्ना और लियाकत अली खान एक संपत्ति में आ रहे थे, जैसा कि नेहरू थे। अन्यथा वे इस गति से आज़ादी की ओर क्यों दौड़ेंगे, एक ऐसी आज़ादी जो भूमि को बर्बाद कर देगी और इसकी एकता को नष्ट कर देगी। पाकिस्तान के निर्माण से कुछ भी हल नहीं हुआ। Nahal was 19 years old at the time of division, like Arun in the novel Azadi. Nahal opted for English and Arun also studies English in Murray College, Sialkot. विभाजन के समय नाहल आज़ादी उपन्यास के अरुण की तरह 19 वर्ष के थे। नाहल ने अंग्रेजी को चुना और अरुण भी मुरे कॉलेज, सियालकोट में अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं। His love for the city of Sialkot is echoed through the character of Lala Kanshiram. This sentiment plays an important motive behind the creation of this novel. Nahal has mentioned this fact explicitly in his essay Writing a Historical Novel. सियालकोट शहर के प्रति उनका प्रेम लाला कांशीराम के चरित्र के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। यह भावना इस उपन्यास की रचना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निभाती है। नाहल ने अपने निबंध राइटिंग ए हिस्टोरिकल नॉवेल में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। One of the theme that I came to be occupied with after the partition of India was that of forced exile. भारत के विभाजन के बाद जिस विषय में मैं व्यस्त रहा, वह जबरन निर्वासन का विषय था। I was born in Sialkot and after 1947 we were driven away to India. I have always rejected the two-nation theory. The creation of Pakistan in no way solved the problem of minorities. And till this day, I pine for the city in which I was born and raised. मेरा जन्म सियालकोट में हुआ और 1947 के बाद हमें भारत भगा दिया गया। मैंने सदैव दो राष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार किया है। पाकिस्तान के निर्माण से किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और आज तक, मैं उस शहर के लिए तरसता रहा हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। I see this as a typical yearning of all involuntary exiles. Hence I wrote Azadi as a hymn to one's land of birth, rather than a realistic novel of partition. मैं इसे स्वैच्छिक निर्वासन में रहने वाले सभी लोगों की एक विशिष्ट इच्छा के रूप में देखता हूँ।
इसलिए मैंने आज़ादी को विभाजन के यथार्थवादी उपन्यास के बजाय किसी की जन्मभूमि के भजन के रूप में लिखा। Nahal makes Lala Kanshiram as his mouthpiece and expresses his resentment against the leaders who had neither the power nor the intention of maintaining in their homes, and should have devised means of mass migration to being with, before rushing to partition. नहल लाला कांशीराम को अपना मुखपत्र बनाते हैं और उन नेताओं के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं जिनके पास न तो ताकत थी और न ही अपने घरों को बनाए रखने का इरादा था, और विभाजन के लिए दौड़ने से पहले साथ रहने के लिए बड़े पैमाने पर प्रवास के साधन तैयार करने चाहिए थे। The top leaders of the Indian National Congress and the Muslim League acceded to the division of the nation without considering the pathetic situation of the minorities living in the both sides of the borders. He does not even spare the British government who had the biggest hand in butchery. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेताओं ने सीमाओं के दोनों ओर रहने वाले अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर विचार किए बिना देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। वह उस ब्रिटिश सरकार को भी नहीं बख्शते जिसका कत्लेआम में सबसे बड़ा हाथ था। The division made myriads of children orphan and large number of women were abducted, converted, and killed. Hindus living in Pakistan were forced to exile and they were no longer deemed to dwell on their motherland. विभाजन ने असंख्य बच्चों को अनाथ बना दिया और बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण, धर्मांतरण और हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को निर्वासन के लिए मजबूर किया गया और उन्हें अब अपनी मातृभूमि पर रहने के लिए नहीं समझा गया। Because they were stigmatized as Kafirs in West Punjab, the part owned by Punjab. The Muslim minority had to face the same tragic intensity in East Punjab, the part owned by India. क्योंकि पश्चिमी पंजाब, जो कि पंजाब का हिस्सा था, में उन्हें काफिर कहकर कलंकित किया गया था। भारत के स्वामित्व वाले हिस्से पूर्वी पंजाब में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उसी दुखद तीव्रता का सामना करना पड़ा। Lala Kanshi, who has seen the heinous crimes committed by the Hindus and the Muslims in the name of religion, says what could have been said by Nahal himself. I can't hate the Muslims anymore, did to us in Pakistan, we are all guilty. We need their forgiveness, have whatever the Muslim it to them here, sinned as much. लाला कांशी, जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को देखा है, कहते हैं कि नहल स्वयं क्या कह सकते थे। मैं मुसलमानों से अब और नफरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हमारे साथ जो किया, हम कर रहे हैं। हम सभी दोषी हैं। हमें उनकी माफ़ी की ज़रूरत है। जो कुछ भी मुसलमानों ने किया, उतना ही पाप हमने यहाँ किया। The inner turmoil of Lala Kanshiram reflects the turmoil faced by Nahal himself. When Lala leaves his house, he shouts, I was born around here, this is my home. लाला कांशीराम की आंतरिक उथल-पुथल खुद नाहल द्वारा झेली गई उथल-पुथल को दर्शाती है। जब लाला अपना घर छोड़ता है, तो वह चिल्लाता है, कहता है, मैं यहीं पैदा हुआ था, यह मेरा घर है। When Prabha Rani and Arun packed the luggage and stripped the walls bare as if they were stripping the flesh from his body. The bone was showing whichever way he turned. जब प्रभा रानी और अरुण सामान पैक करते हैं और दीवारों को खाली कर देते हैं जैसे कि वे उसके शरीर से मांस अलग कर रहे हों, वह जिधर भी मुड़ता, हड्डियां दिखाई देने लगती थीं। Nahal has beautifully expressed his own homesickness through the character of Lala Kanshiram. नाहल ने लाला कांशीराम के चरित्र के माध्यम से अपनी घर की याद को खूबसूरती से व्यक्त किया है। The pinch was he should have to give up this land, this earth, this air. That's where the hurt lay. He breathed deep, filling his lungs with the air of the town to their utmost capacity, and tears welled up in his eyes. चुटकी यह थी कि उसे यह जमीन, यह धरती, यह हवा छोड़ देनी चाहिए। यहीं पर चोट लगी थी। उसने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को शहर की हवा पूरी क्षमता से भर ली, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। How could he give up this earth? And again he ran his hand over the wall. Some of his earliest memories, the memories of his remote childhood, came back to him as he stood there. वह इस धरती को कैसे छोड़ सकता है? और उसने फिर से दीवार पर अपना हाथ फिराया। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, उसकी कुछ शुरुआती यादें, उसके सुदूर बचपन की यादें, वापस आ गईं। Nahal is concerned with the deep psychic disturbances and emotional transformation brought about by partition. नाहल विभाजन के कारण उत्पन्न गहरी मानसिक अशांति और भावनात्मक परिवर्तन से चिंतित हैं। Before leaving for the camp, Lala is brooding over the desire for peace and prosperity which represents the ultimate desire of Nahal himself. शिविर के लिए रवाना होने से पहले, लाला शांति और समृद्धि की इच्छा पर विचार कर रहे हैं, जो स्वयं नाहल की अंतिम इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। Lala says, forgive the English and the Muslims all their sins, if only could return. Return and die here and cremated by the side of the river Ak.
लाला कहते हैं, अंग्रेजों और मुसलमानों को उनके सभी पापों को माफ कर दें, यदि वे वापस लौट सकें। वापस लौटें और यहीं मरें और अंतिम संस्कार करें अक नदी के किनारे। Nahal projects his personal and private affairs through the fictional characters Arun, Noor and Chandani. नाहल अपने व्यक्तिगत और निजी मामलों को काल्पनिक पात्रों अरुण, नूर और चंदिनी के माध्यम से पेश करते हैं। He weaves the love affair between Arun and Chandini and the love story of Arun and Noor within the horrifying picture of the Holocaust and it linked with the communal bitterness and hatred. उन्होंने अरुण और चांदिनी के बीच प्रेम संबंध और अरुण और नूर की प्रेम कहानी को नरसंहार की भयावह तस्वीर के भीतर बुना है और इसे सांप्रदायिक कड़वाहट और नफरत से जोड़ा है। Nahal's remarkable sister, Kartar Devi, who perished in the communal riots aggravated after the partition. नाहल की उल्लेखनीय बहन, करतार देवी, जो विभाजन के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों में मारी गईं। The character of Madhu in Azadi is partly based on her. She lived in the village called Wazirabad. When she was traveling with her husband to reach Sialkot, they were both cruelly murdered, as were others on the train. आज़ादी में मधु का किरदार आंशिक रूप से उन्हीं पर आधारित है। वह वजीराबाद नामक गांव में रहती थी। जब वह सियालकोट पहुंचने के लिए अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी, तो उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, साथ ही ट्रेन में अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। Nahal figures her in some of his short stories and articles as well. Her life reflects countless other sisters who were also done to death, raped, or whisked away in a similar fashion. नाहल ने उन्हें अपनी कुछ लघु कहानियों और लेखों में भी शामिल किया है। उसका जीवन अनगिनत अन्य बहनों को दर्शाता है जिन्हें भी इसी तरह मार डाला गया, बलात्कार किया गया, या भगा दिया गया। Conclusion. निष्कर्ष. In this way Nahal presents a deliberate contamination of the personal experiences by condensing the whole Holocaust within the walls of Lala Kanshiram's family. इस प्रकार नाहल लाला कांशीराम के परिवार की दीवारों के भीतर पूरे नरसंहार को संक्षिप्त करके व्यक्तिगत अनुभवों का एक जानबूझकर संदूषण प्रस्तुत करते हैं। He delineates the complete picture of his own private emotions with accuracy. To register further cultural collapse of the time, Nahal decided to show how the emotional damage caused by partition occurred within each family itself, no matter what their ethnic identity is. वह अपनी निजी भावनाओं की पूरी तस्वीर सटीकता के साथ चित्रित करता है। उस समय के सांस्कृतिक पतन को दर्ज करने के लिए, नाहल ने यह दिखाने का फैसला किया कि विभाजन के कारण भावनात्मक क्षति प्रत्येक परिवार के भीतर कैसे हुई, चाहे उनकी जातीय पहचान कुछ भी हो। Lala Kanshiram, Arun and Prabha Rani feel together isolated and can hardly communicate with each other when they reach Delhi towards the end of the novel. उपन्यास के अंत में जब वे दिल्ली पहुंचते हैं तो लाला कांशीराम, अरुण और प्रभा रानी एक साथ अलग थलग महसूस करते हैं और मुश्किल से एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। It should be also mentioned that Chaman Nahal in his novel Azadi did not try to criticize any religion but one of those refugees. He writes what he had observed when he was compelled to leave Sialkot. यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि चमन नहल ने अपने उपन्यास आज़ादी में किसी भी धर्म की आलोचना करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन शरणार्थियों में से एक की आलोचना की है। उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने तब देखा था जब उन्हें सियालकोट छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.